नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ राकेश पाठक जी जुड़े हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, वो भले ही ना कहें, वो डिफेंस स्टडीज में आपने डॉक्टरेट किया है, इसलिए वो रक्षा विशेषज्ञ तो है ही। और आजकल बात जब चल रही है, आर्मी चीफ रहे जनरल नरवणे की किताब वो विवाद में है। संसद में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, किताब छपी नहीं, उन्होंने किताब प्रस्तुत करी, विदेशों में तो किताब उपलब्ध है ऐसा बताया उन्होंने। तो ये क्यों मोदी शाह की सरकार इतनी घबरा रही है, राजनाथ सिंह क्यों उसका इतना विरोध कर रहे हैं? और दूसरी बात कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कल लंबा चुनावी भाषण करा और कांग्रेस को और विपक्षों को बदनाम करने के झूठ के पुलिंदे छोड़े। उन्होंने गांधी सरनेम चोरी किया ऐसा भी कहा। मेरे ख्याल से ये हमारे भरूच के पारसी बाबा फिरोज गांधी से श्रीमती इंदिरा गांधी की वैदिक विधि से शादी हुई थी। आनंद भवन में दोनों पक्ष के परिवारजन उपस्थित थे और ये सब जानते हुए प्रधानमंत्री खुद ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है संसद में, ये हमें जरा अजीब लगा। और स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर उनको संसद में आने से रोका, तो ये कैसी सुरक्षा करेंगे देश की सर? हम तो अपने डिफेंस फोर्सेस पर गर्व करते हैं, दोनों हाथ से सलाम करते हैं उनको कि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। और हमारा प्रधानमंत्री है जो कि भीरू आदमी है, डरपोक है, कि इस पर बहस भी नहीं होने देना चाहता है। राकेश जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है और हम आपसे रूबरू हुए हैं तो आपको सुनने के लिए लालायित हैं। राकेश। धन्यवाद सर। सीधू न सच बोलने की कोशिश करूंगा, यद्यपि ये दौर बहुत खतरनाक है सर, ये वक्त बहुत खराब चल रहा है। इस वक्त सच बोलने वाले खतरे में हैं। आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोबारा। ये उम्मीद फाजली साहब का शेर है। निदा फाजली के भाई थे, पाकिस्तान चले गए थे विभाजन के बाद। जी, जी। उन्होंने लिखा है कि आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। लेकिन इसके बावजूद, इतने खतरों के बावजूद, डॉक्टर हरि देसाई जैसे लोग हैं जिनके प्रोग्राम का ही नाम है सीधे न सच, यानी सीधे सीधे सच। आप भी तो हैं। नहीं सर, आपके साहस को सलाम। और वो भी गुजरात में बैठकर आप सीधे न सच बोल रहे हैं। बोलेंगे तो सर बात शुरू हम करते हैं। गांधी सरदार के वंशज हैं। बिल्कुल, मोदी शाह के नहीं, गांधी सरदार के वंशज हैं। बिल्कुल, हम सब गांधी के, सरदार पटेल के वंशज हैं। किताब से बात शुरू करते हैं सर जी। बहुत संक्षेप में तीनों पॉइंट्स को लेंगे। जनरल नरवणे की किताब, मनोज मुकुंद नरवणे, भारत के तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष, उनकी किताब पर चर्चा हो रही है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, किस्मत के 4 सितारे। उसको लेकर विवाद है कि उसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया है जो देश के नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। चीन की सीमा पर टैंक चढ़े आ रहे थे, वे लगातार फोन कर रहे थे, न केवल प्रधानमंत्री, उससे पहले प्रधानमंत्री से इतर उनका जो प्रोटोकॉल था सिस्टम में फोन कर रहे थे, रक्षा मंत्री को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को, विदेश मंत्री को। लगातार उन्हें टाल मटोल किया जाता रहा और अंत में रात को 10 बजे, 10:30 बजे प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया कि जो उचित लगे सो करो, हमारी बला से। किताब पर थोड़ी बात कर लें, फिर उसमें जो लिखा है उस पर बात करेंगे। सर देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है किसी सेनाध्यक्ष ने किताब लिखी हो। आजाद भारत में न जाने कितने जनरल ऐसे हुए हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं। अगर बड़ी लड़ाइयों की ही बात करते हैं, पाकिस्तान युद्ध पर तो बहुत किताबें हैं। करगिल, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे, हम नहीं जा रहे 1971 1965 की लड़ाई पर। करगिल युद्ध के समय जो सेनाध्यक्ष थे जनरल वीपी मलिक,
उन्होंने किताब लिखी है करगिल सरप्राइज टू विक्ट्री। चलिए वो भी 10, 15, 20, 30 साल पुरानी बात हो गई करगिल युद्ध। अभी अभी जुमा 4 रोज पहले ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, उस पर किताबें आ गई हैं सर। लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों ने किताब लिखी है अच्छा, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर पर। वाह, प्रोटोकॉल है कि जो केंद्रीय अधिकारी हैं, भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं, IAS, IPS, IFS, सुरक्षा एजेंसियों में जो बड़े बड़े सेनाओं में काम करने वाले अधिकारी हैं, उनको अनुमति लेनी होती है, बशर्ते उसमें कोई राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विषय हो। अगर कोई कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, तो उसके लिए उन्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं। जनरल नरवणे ने किताब पब्लिशर को लिखकर दे दी, पब्लिशर ने छापने से पहले इजाजत के लिए रक्षा मंत्रालय को भेजी और 2-3 साल से वो ठंडे बस्ते में पड़ी है। उसके किताब के कुछ अंश संस्मरण के रूप में मैगजीन में कारवा में छप गए। राहुल गांधी उतनी सी 4 लाइनें पढ़कर सुनाना चाहते हैं सदन में, जो जनरल नरवणे ने खुद लिखी हैं कि 8:15 पर नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज जोशी ने फोन किया कि फला चोटी पर टैंक चढ़े आ रहे हैं, क्या करना है सर। उन्होंने रक्षा मंत्री को बताया, NSA को बताया, विदेश मंत्री को बताया। 10:30 बजे तक कोई फैसला नहीं हुआ और आखिर में कह दिया गया जो तुम्हें ठीक लगे करो। हमारे दर्शकों की सामान्य जानकारी के लिए थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर दें कि पाकिस्तान की सीमा और चीन की सीमा पर सेनाओं के कामकाज में क्या अंतर है। जी, पाकिस्तान की सीमा पर रोज झड़प होती है सर, रोज गोलीबारी होती है। वहां राष्ट्रीय नेतृत्व से, राजनीतिक नेतृत्व से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वहां के लिए ऐसा कोई सख्त प्रोटोकॉल नहीं है कि जब तक सर्वोच्च नेतृत्व इजाजत न दे तब तक आप एक गोली नहीं चलाएंगे। वहां तो बंकर में बैठे सिपाही अपने कमांड मुख्यालय से भी नीचे किसी से भी इजाजत लेकर फायरिंग कर लेते हैं, डेली झड़प होती है। जी, लेकिन चीन का मुद्दा चीन की सीमा बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए वहां के लिए प्रोटोकॉल है। नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज जोशी ने बताया कि हमने थोड़ी सी लाइटनिंग के लिए फायरिंग कर दी थी, जिसको एक तरह से कहते हैं चेतावनी वाली गोली चला दी, आवाज सुन ली, उससे थोड़ी लाइट हुई ताकि उनको चीन के टैंकों को मालूम पड़ जाए कि हम लोग सचेत हैं इधर। उसके बाद 1-1 मीटर आगे बढ़ते गए, टैंक 500 मीटर पास आ गए, तब तक भी कोई निर्णय हमारे नेतृत्व ने नहीं लिया। हमारा देश कोई मिलिट्री शासन वाला देश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बर्मा नहीं है, म्यांमार नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक देश है। इसलिए व्यवस्था संविधान में ऐसी की गई है कि किसी भी तरह की लड़ाई के लिए, पड़ोसी देशों के साथ किसी भी सैन्य संघर्ष के लिए अंतिम निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व ही करेगा। जो बड़ी तैनाती होती है, ऑपरेशन फाल्कन इंदिरा जी के समय, उसकी अनुमति इंदिरा गांधी ने दी थी। जी, कोई सेना का वहां पर तैनात अधिकारी अपने स्तर पर इतना डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकता था आगे ले जाकर। तो इस किताब को लेकर जो मूल विवाद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकर्मण्यता का खुलासा करने का विवाद। राहुल गांधी अगर सदन में पढ़ देते तो क्या हो जाता, सरकार उसका उत्तर दे देती, रक्षा मंत्री कह देते ऐसा नहीं हुआ था, जो भी उन्हें कहना होता कह देते। आपने किताब नहीं पढ़ने दी, इस वजह से पूरे देश ने ढूंढ ढूंढ कर पढ़ ली किताब, PDF उसका मौजूद है। राहुल गांधी दूसरे ही दिन किताब हाथ में पकड़कर आ गए सदन में और चेतावनी दे दी कि मैं प्रधानमंत्री को किताब गिफ्ट करूंगा। अब आते हैं आपके उस मुद्दे पर। पर्सनली जाके पर्सनली गिफ्ट करो। उन्होंने कहा था मैं पर्सनली फिजिकली जाकर दूंगा। अब प्रधानमंत्री जी को लगा कि अगर राहुल गांधी ने मेरे हाथ में सदन के भीतर किताब दे दी तो एक तो वो रिकॉर्ड में आ जाएगी, आप उसको कैसे क्या एक्सपंज क्या करेंगे कि राहुल गांधी ने किताब भेंट की। आप किसी शब्द को तो एक्सपंज कर सकते हैं, टीवी पर से वो सीन तो नहीं हटा पाएंगे, किसी डायलॉग को हटा सकते हैं, सदन में दिए गए भाषण को, शब्द को हटा सकते हैं, जैसे निशिकांत के घृणित भाषण में से कुछ हटाए गए शब्द। तो प्रधानमंत्री जी शाम को निर्धारित समय पर, घोषित समय पर सदन में नहीं आए, लोकसभा में नहीं आए। अब आपके उस मुद्दे पर आते हैं कि स्पीकर ने कहा कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, अप्रिय घटना हो सकती थी, उनके ऊपर हमला हो सकता था,
गोदी मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज चल गई, प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश थी। विपक्ष और कांग्रेस की तरफ से विपक्ष क्या, सीधे तो लपेटना कांग्रेस और राहुल गांधी को है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमले की तैयारी कर रखी थी। 3 महिला सांसद प्रधानमंत्री के असंदी के सामने जाकर, उनकी चेयर के ट्रेजरी बेंच के सामने जाकर खड़े हो गए थे। इतने मात्र को स्पीकर ने हमले की आशंका बता दिया। और तुर्रा देखिए कि खुद सदन में अपनी कुर्सी पर बैठकर स्पीकर कह रहे हैं, मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि आपको नहीं आना चाहिए, यहां पर हमला हो सकता है। एनडीए का एक प्रवक्ता टीवी चैनल पर कल कह रहा था कि महिलाएं दांत से काट सकती थी प्रधानमंत्री को। आपने सुना नहीं इंटरव्यू? अरे सर सुन लीजिएगा। एक अंग्रेजी चैनल पर, वो तेलुगु देशम पार्टी का नेता है और एनडीए का प्रवक्ता है, सत्ताधारी गठबंधन का। उसने कहा है कि आशंका ये थी, खबर ये थी, सूचना थी कि कांग्रेस की, विपक्ष की महिला सांसद, क्योंकि उनके पास कोई आर्म्स नहीं थे, हथियार नहीं थे, इसलिए वो बाइट कर सकती थी, दांत से काट सकती थी। ये शब्द है सर एनडीए के प्रवक्ता के। क्या इस देश में चुनी हुई सांसद, महिला या पुरुष, कोई प्रधानमंत्री पर सशरीर ऐसे हमला कर सकता है? क्यों ना दांत से काट ले? कितना हास्यास्पद है, शर्मनाक है सर। अब आइए मैं सर इसके दूसरे पक्ष पे जाना चाहता हूं। मैं अपने स्पीकर की बात पर भरोसा करना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है, उनके पास इत्तला, बिल्कुल पुख्ता सूचना मिली होगी। कोई कांग्रेस की तरफ का हरिराम होगा जिसने कानों कान जय वीरू की साजिश को जेलर को बता दिया है। अगर पक्की सूचना थी कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता है, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो लोकसभा अध्यक्ष ने अब तक संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं की? सही बात। लोकसभा के महासचिव ने या लोकसभा का जो बाकी प्रशासनिक अमला है, अरे किसी क्लर्क को भेज देते संसद मार्ग थाने, रिपोर्ट लिखा देते प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश रची जा रही थी कक्ष क्रमांक फलाने में, नेता प्रतिपक्ष के चैम्बर में, कहीं भी नामजद मुकदमा दर्ज कराते जब आपके पास इतनी पुख्ता सूचना है। तीसरा सवाल यह है कि सूचना आपको किसने दी थी? कौन सी एजेंसी थी? आईबी ने, सीबीआई ने, रॉ ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने? किसने स्पीकर को बताया था कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ हो सकता है सदन में? चलिए उस एजेंसी का नाम मत बताइए, एफआईआर तो कराइए। हम तो कह रहे हैं नामजद मुकदमा दर्ज करिए। राहुल गांधी अगर साजिश रच रहे थे प्रधानमंत्री पर हमले की, तो उनको भी सलाखों के पीछे भेजिए, देश आपके साथ है। तीसरा पक्ष, सारी सूचना सही थी, बाकायदा कांग्रेस प्रधानमंत्री पर हमले की तैयारी कर रही थी। महिला सांसदों ने दांत अपने रगड़ रगड़ के पहने कर लिए थे बाइट लेने के लिए, वो रेगमाल से रगड़कर उन्होंने नुकीले कर लिए थे। स्पीकर ने प्रधानमंत्री को इत्तला भी दे दी थी कि सर ऐसा ऐसा हो सकता है, आप मत आइए। अब मेरा सवाल प्रधानमंत्री से है, क्या आप इतनी सी सूचना पर डर गए और इस सूचना मात्र पर लोकसभा में आने से अपने आप को वंचित कर लिया? प्रधानमंत्री, भारत सरकार, इस देश का प्रधानमंत्री इस सूचना के बावजूद अगर लोकसभा में पहुंचता तो हमें गर्व होता। सीधी सी बात। फिर स्पीकर कहते कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री पर हमले की योजना थी, तैयारी थी, इसके बावजूद प्रधानमंत्री सदन में आए और बैठे हैं। मैं इससे भी आगे जाकर कहना चाहता हूं, करने देते कांग्रेस के लोगों को हमला, आने देते कौन उनको हाथ लगाता, देखते हैं कौन हाथ लगाता। वैसे तो सदन में मार्शल होते हैं, इस देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित व्यक्ति तो देश का प्रधानमंत्री है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। फिर भी मेरा मानना यह है कि कांग्रेस का कोई भी सांसद अगर ऐसी कोई घटना कर देता तो इससे बड़ी गलती, इससे बड़ा हिमालयन ब्लंडर क्या होता? नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए तो ये बल्ले बल्ले गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। बल्ले बल्ले, देखिए प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, आते तो सदन में इतनी हिम्मत तो करते कि इतनी सूचना के बावजूद लोकसभा में आकर बैठते। तो मेरा मानना यह है कि लोकसभा अध्यक्ष ने, सरकार ने
खुद प्रधानमंत्री की इज्जत 2 कौड़ी की कर दी है, उनको डरपोक, कायर, कावड़ साबित कर दिया है। हम आज भी नहीं कहना चाहते कि हमारे देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, पर साबित तो नहीं नहीं, आपने खुद कर दिया। सीधी सी बात है। और चीफ मिनिस्टर जब थे, टायर फटा था, तो वो किस्सा तो आपको मालूम है, डर से भागे थे ये। बिल्कुल, एक ट्रक का टायर फट गया था। तो वो सब आपके गुजरात में ही हुआ था, अहमदाबाद में ही हुआ था। और सर, इस देश ने ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने अपने सीने पर अनगिनत गोलियां खाई हैं। इंदिरा गांधी ने देश की एकता अखंडता के लिए जान न्यौछावर कर दी थी। राजीव गांधी, जिनका शव नहीं मिला, किसके लिए अपनी जिंदगी गंवाकर चले गए, किसके लिए शहीद हो गए, इस देश के लिए। इंदिरा गांधी भुवनेश्वर में आम सभा में पत्थर लगाता उनकी नाक पर, उन्होंने अपना भाषण रोका नहीं था। और उनकी जिंदगी का आखिरी भाषण भी उड़ीसा का ही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर का, मेरे खून का एक एक कतरा मेरे खून का इस देश के काम आएगा। उस देश का प्रधानमंत्री सबसे सुरक्षित जगह, संसद, प्रधानमंत्री का अपना घर आंगन है, उस सदन का नेता है, देश का मुखिया है, अपने ही आंगन में अपने ही चबूतरे पर आने से डर जाए, तो निश्चित तौर पर हमें मजबूर होकर, विवश होकर कहना पड़ता है कि ये कायरता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको डरना नहीं चाहिए। जी जी सर, इस पर, वो किताब पर भी मुझे थोड़ा आप प्रकाश डालें, ज्यादा ऐसा मैं चाहता हूं, क्योंकि चीन के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, ये जनाब जब ट्रम्प साहब के पास जाते हैं तो वहां झुकते हैं, शी जिनपिंग साहब के पास जाते हैं वहां झुकते हैं, ये कहीं के नहीं रहे। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया, कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं था। और जैसे कल उन्होंने बकवास भाषण किया जो राज्यसभा में, मेरे ख्याल से वो चुनावी भाषण से और कुछ नहीं था, और वही पुरानी कैसेट रटे जा रहे थे। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? सर, उनके भाषण पर सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ये एक अनर्गल प्रलाप था, इररिलेवेंट स्पीच। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसते हुए 12 साल हो गए, इंदिरा गांधी को कोस रहे हैं आप, और किस तरह की बात कर रहे हैं, महानतम झूठ। जैसा आपने अभी कह दिया, गांधी सरनेम भी चुरा लिया। नरेंद्र मोदी को कौन बताए कि फिरोज गांधी पारिवारिक रूप से, अपने परिवार की परंपरा से गांधी सरनेम वाले थे। महात्मा गांधी ने उन्हें गांधी सरनेम नहीं दिया था, उनके अपने परिवार का सरनेम था गांधी। राजीव गांधी को कोस रहे थे। आज के अखबारों की हेडलाइन है सर, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम इस देश को बोफोर्स से आगे बढ़ाकर ट्रेड डील तक ले आए हैं। माने बोफोर्स के बहाने राजीव गांधी को कोस रहे थे। हम उनके संज्ञान में लाना, जिन्हें क्लीन चिट मिल चुका था वाजपेयी के जमाने में। मैं उसी पर बात करना चाह रहा हूं। 4 फरवरी 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। बोफोर्स घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजीव गांधी सहित सारे लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया था। इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी यथावत रखा फैसला, दोष मुक्त हो गए थे राजीव गांधी। 2012 में स्वीडिश पुलिस के मुखिया ने बयान दिया था कि बोफोर्स के सौदे में किसी तरह की कोई घूस नहीं दी गई, कोई रिश्वत नहीं दी गई। आप उस व्यक्ति की शहादत के इतने दिन बाद उस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने, शी जिनपिंग के सामने, पुतिन के सामने एक शब्द नहीं बोल पाते। ट्रेड डील पर अपनी बात के साथ हम इस चर्चा को खत्म करेंगे। बहुत छोटी सी बात है सर। ट्रेड डील ने जब बता दिया कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने पूरी तरह सरेंडर, पहले तो ट्रंप ने उसका ऐलान कर दिया ट्वीट करके 10:28 पर, प्रधानमंत्री 11:02 पर थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड कर रहे हैं। सिर्फ एक बात का उल्लेख कर रहे हैं कि टैरिफ 18% हो गया, 25 से 18 हो गया, उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। बाकी एक भी बात का खुलासा नहीं, न रूस से तेल खरीदने की ममानियत का, मनाही का, न वेनेजुएला और रूस अमेरिका से तेल खरीदने का, न भारत की तरफ से 0% टैरिफ का,
न 500 बिलियन डॉलर का माल खरीदने का। यानी भारत की व्यापार वाणिज्य नीति, विदेश नीति, सब कुछ व्हाइट हाउस में बैठा हुआ एक तानाशाह तय करेगा। और सबसे बड़ा तुर्रा ये है सर कि आज डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दोनों के ट्वीट को तीसरा दिन है सर। अब तक ट्रेड डील की शर्तें इस देश को नहीं बताई गई। नहीं पता। पीयूष गोयल भी कद्दू का बेर और कद्दू का बेर सुनाकर चले गए, बेर का कद्दू, उनको भी कुछ नहीं मालूम था। वे कह रहे हैं अभी बातचीत फाइनलाइज होने की स्टेजेस पर है, नेगोशिएशन टीमें काम कर रही हैं। तो ये कैसी डील थी सर? और विदेश मंत्री से पूछा गया, एस जयशंकर से, उन्होंने कह दिया इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पीयूष गोयल से पूछो, उनको पता होगा। बाकी बातचीत अभी चल रही है। तो जिस डील, जिस सौदे को लेकर बात अब तक चल रही है, उसे डील कैसे कहा जा सकता है सर? कैसे कहा जा सकता है भारत और अमेरिका के बीच में कोई समझौता हो गया? और क्यों हमने 500 बिलियन डॉलर का माल खरीदने का वादा कर दिया? खंडन क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री? एब्सेंट फाइल का प्रताप हो सकता है। कुछ वो राहुल गांधी कह रहे हैं सर, हम थोड़ी कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स का कुछ दबाव है, और दूसरा उनके परम मित्र राष्ट्र सेठ अडानी के खिलाफ मुकदमा, समन है अमेरिका से। शायद इन कारणों से प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने झुके हुए हैं। लेकिन ये सारी परिस्थितियां देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक हैं। हमारे देश की सार्वभौमिकता, हमारी अखंडता, हमारी सोवरेनिटी, ये सब गर्त में जा रही है। दुनिया का दरोगा बैठकर हमारे देश की सारी नीतियां तय कर रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द में भी खंडन नहीं कर पाते। जी सर। सर, हमारे पास एक थोड़ा समय है, तो मैं एक अंतिम सवाल कर लूं। हमारा मित्र रहा है ईरान, हमारा मित्र रहा है रशिया, यानी यूएसएसआर से लेकर रशिया तक। अब आने वाले दिनों में क्या चित्र आप देखते हैं? क्योंकि ईरान और यूएस का जो टकराव है इजराइल को बचाने के लिए, उसमें क्या स्थिति निर्माण होगी और हमारे संबंध कैसे रहेंगे? सर, हम अभी देख चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के समय हम अकेले खड़े थे सर। हम चौराहे पर खड़े थे, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा था। कुल मिलाकर 3 देश ऐसे नहीं थे जो उस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हो। पाकिस्तान का साथ देने वाले तो बहुत थे, चीन ही था बगल से, तुर्की था, अमेरिका का तो बगल बच्चा है ही पाकिस्तान। तो हमने अपने परंपरागत मित्र रूस को खोने की तैयारी कर ली है क्या? ईरान जैसे हमारे सनातन मित्र को, हमारे रिश्ते सदियों पुराने हैं ईरान के साथ, हम उसे अपना शत्रु बनाने वाले हैं क्या? या उससे दोस्ती तोड़कर अमेरिका क्या उपनिवेश बनने जा रहे हैं? हम अमेरिका की कोई कॉलोनी है क्या? क्या अमेरिका जो कुछ कहेगा विदेश नीति वही तय करेगा, कारोबार की नीति वही तय करेगा, सब कुछ वही तय करेगा? कौन सी फैक्ट्री भारत में लगे ये भी वही तय करेगा। हम क्या माल खरीदें अमेरिका से, डेयरी प्रोडक्ट खरीदें, ट्री नट्स खरीदें, सब अमेरिका तय करेगा। तो विदेश नीति के मोर्चे पर तो हम लगातार पिछले 12 सालों में बुरी तरह असफल हो चुके हैं। इसलिए आने वाले दिन हमारे लिए बहुत चिंताजनक। जी सर। जी राकेश जी, आप आज हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हर एक मुद्दे को कवर कर लिया, हमारे दर्शकों को भी आपने एनलाइटन किया, इसके लिए फिर से एक बार आपका शुक्रिया। नमस्कार।